नमस्कार। चलिए चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। चलिए चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल वो कभी पा नहीं सकते। बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करती हूँ आप सभी सुधी दर्शकों का। मैं पूजा शाह आपके अपने बेहद ही चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। आज जो हमारे बेहद ही ख़ास मेहमान हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, अगर उनके लिए मैं कहूँ कि आप भोजपुरी फिल्म जगत को एक नया स्वरूप देने वाले हैं और आपने दिया, इसी के साथ साथ अगर मैं ये भी कहूँ कि बिहार की माटी की जो सौंधी खुशबू है उसको केवल बिहार के प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी आपने खूब बिखेरा है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक उम्दा अभिनेता, इसी के साथ साथ एक बेहतरीन निर्देशक और इसी के साथ साथ एक लाजवाब प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने कई सारी फिल्म प्रोड्यूस की हैं और कई सारे म्यूज़िक एल्बम्स भी बनाए हैं हमारी भोजपुरी अपनी भाषा में। जी हाँ, चलिए इनसे आप सभी को तारुफ करा दूं। आप हैं श्री दीप श्रेष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। नमस्कार जी, बिहार बिहान के आज के अंक में आपका स्वागत है। और इसी के साथ जैसा कि मैंने दर्शकों से भी कहा कि आप भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े हैं और भोजपुरी फिल्म को आपने बहुत कुछ दिया, अपना पूरा जीवन कहूँ तो आपने समर्पित कर दिया। एक ऐसा वक्त, हम बचपन से जो बच्चे बिहार में या यूपी में पले बड़े होते हैं या किसी भी क्षेत्र में होते हैं, वहाँ की जो लोक संस्कृति होती है वो हमारे भीतर अपने आप समाहित होती है, वो संस्कारों में होती है। मगर इसको आगे लेकर के चलना और फिर इसको संजोना, ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है जो सभी नहीं कर पाते। कुछ चंद लोग हैं जिनमें आप भी हैं। आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ये संस्कृति को संजोने की का जो एक सपना वो आपने कब देखा और इसकी शुरुआत आपने अपने जीवन में किस पल की थी? इस पर थोड़ी सी बातचीत करें। सपना तो बहुत दिनों से था जी। जब यहाँ पटना में हम पढ़ते थे एन कॉलेज में, तब से हमने काम किया। छोटे छोटे थिएटर्स में, नाटकों में मैंने काम किया। और यहाँ से जब गए बॉम्बे तो वहाँ भी थिएटर में गए, पृथ्वी थिएटर में हमने प्ले किया जी। लेकिन हमने देखा कि पृथ्वी थिएटर में जो प्ले हो रहे हैं वो पूरे देश भर के कलाकार वहाँ आते हैं और अपने अपने प्रदेशों की लोक संगीत को, लोकगीतों को अपने नाटकों में कहीं ना कहीं समाहित करते हैं। लेकिन हमारा भोजपुरी वो 80 का दशक था जब हम गए थे बॉम्बे, तो वो बहुत कठिन दौर था, क्योंकि किसी भी ऑफिस में हम जाते थे तो कहते थे कि बिहार से आए हो, रॉक और ड़ बोलते थे। जी। तो हमें बोला नहीं भाई बिहार से आया हूँ। तुम बोला बड़ा थिएटर करते हो। तो उस तरह से धीरे धीरे लोगों से जान पहचान हुई। नहीं तो बिहारियों को 80 के दशक में बहुत ही हे दृष्टि से लोग देखते थे। तो मैंने देखा कि नाटकों में कहीं ना कहीं है। फिर मेरा इंटरेस्ट बचपन से सुनता ही रहा था, शादी के गीत या छठ के गीत, तो मैं उस पर कुछ कुछ खाली वक्त में वहाँ स्ट्रगल करता था और खाली वक्त में कुछ कुछ लिखता रहता था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ऐसा काम करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और जब मुझे एल्बम बनाने का मौका मिला तो मैंने ऑलवेज एल्बम में ही अपने बिहार के कल्चर को दिखलाने की कोशिश किया हूँ। चाहे वो कोहबर का घर हो या शादी के गीत हों तो भोजपुरी के गीत होंगे तो कैसे होंगे, मैथिली के होंगे तो कैसे होंगे, इसमें सिंदूर कैसे पढ़ते हैं, मैथिली में भोजपुरी में कैसे पढ़ते हैं। तो हमें स्टडी किया मैंने बहुत सारी बातों को, तो देखा कि भोजपुरी में जो मतलब हमारे यहाँ आरा, बक्सर, छपरा, सिवान जो है वो बेल्ट, तो वो हम लोग सिंदूर सामने से डालते हैं, वो पीले रंग का कपड़े से ढक से। जी। लेकिन मैथिली का जब मुझे गाने मिले करने के लिए तो मैंने देखा कि मैथिली में कैसे होते भाई। तो उसके लिए भी मैंने 2-3 महीना, क्योंकि मैथिली मेरी भाषा नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैथिली बहुत प्यारी बोली है, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैथिली का सारे गीत करूँ। तो मैंने शारदा सिन्हा जी के कई गीत किए और भी लोगों के। तो देखा कि मैथिली में पीछे से पढ़ते हैं, फिर उनके हाथी भी जो रखे रहते हैं जी।
मड़वा में, वो भी अलग अलग ढंग के हैं, उसके कलर्स भी अलग अलग हैं। जी परिछावन का तरीका परिछावन होता है, चुहावन होता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा भिन्न है। बिल्कुल। तो मैं बहुत सारे कल्चर को दिखलाने की कोशिश किया हूँ, और मुझे खुशी है कि बिहार के और उत्तर प्रदेश के सारी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार बिहान के माध्यम से, कि जितने भी कल्चर बेस्ड काम हैं, जितने भी विवाह के गीत हैं, चाहे वो मैथिली के हों, भोजपुरी के हों, अंगिका के हों, सारे लैंग्वेज में हमने काम किया है और उसको हूबहू दिखलाने के प्रयास किया हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये किसी के घर का शादी का सीन शूट कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सारे कलाकारों को लेके 100-150 कलाकारों को एक एक विवाह गीत में किया है। जी और छठ तो आप देखी हैं, तो छठ तो छठ मैया का जो मैंने देखा, अपनी माँ को बचपन से देखा छठ करते हुए, हूबहू मैंने शारदा जी का पिक्चराइज करने की कोशिश किया हूँ, हूबहू एकदम नेचुरल। कोई छठ व्रती तो 3 दिन व्रत करते हैं, तो वो तो डांस कर नहीं सकते, सही बात। भूखी रहती है, बिल्कुल। किसी तरह उनको घाट लिया है, लेके जाते हैं लोग। तो कैसे कैसे क्या होगा, जैसे कि एक गाना है काची ही बाँस के, तो बहंगी जो है, बहंगी हमारे यहाँ चंपारण में और बेतिया में नदी बहुत दूर हुआ करती थी उस ज़माने में। पहले ये कंसेप्ट नहीं था कि घर में छत पर कर हाँ, लें, जी, ये बिल्कुल, कर लें। बिल्कुल। नदी के किनारे जाना ही है। जी तो नदी के किनारे जाने के बहंगी मतलब 2 जो बांस के फट्टे पर 2 तरफ लटका के, क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता था, तो वो सब हमने दिखलाने की प्रयास किया और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। जो बरसों से बज रहा है और देख रहे हैं लोग उसके वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप सबों को आगे भी पसंद आएगी। जी बिल्कुल पसंद आएगा और आनंदित होते हैं हम ऐसे वीडियोस देख करके। अगर मैं आपकी बात करूं, आपने जैसा कहा कि विवाह के अलग अलग आयामों को आपने दिखाया, अलग अलग संस्कृति में इतनी बारीकियां हैं। अगर हम केवल बिहार प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। मैथिल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं भोजपुरी की बात करूँ, अगर मैं मगही की बात करूँ, अलग भाषाओं के अलग गीतें हैं, लेकिन सारी गीत कहीं ना कहीं एक सुर में ही समाहित होती है। वो होती है एक बिहार की मिट्टी की खुशबू। उसको आपने पिरो कर दिखाया। लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ये सब कुछ, ये जो ख्याल है पूरा आपके भीतर कब आया? क्योंकि आप इतने कामयाब हो गए और कहीं से ये भी सुनने को मिला कि आपको इस बात का बड़ा खेद है कि जब आप सफल हो गए तो ये सारी चीज़ें आप अपने पिता को नहीं दिखा पाए। ये क्या कुछ आपके पिता के ही द्वारा आपके भीतर ये समाहित हुई थी? आखिर इस बात का अफसोस क्यों रह गया? क्या कुछ कहेंगे? पिताजी के द्वारा नहीं मिला था विरासत में, वो तो बिजनेसमैन थे जी। और लेकिन वो एक दुखद घटना है। मैं फिल्म बना रहा था माई के दुलार, और माई के दुलार के दौरान ही 7वें दिन जब यूनिट शूटिंग कर रहा था मैं देवघर में, करीब 150-200 आर्टिस्ट को लेके, तो 7वें दिन ही फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले अप्रैल में, 7 अप्रैल को डेथ हुई थी, 13 अप्रैल को, उससे पहले होली आता है, तो होली के टाइम में उन्होंने कहा था कि वो एक देखना एक दिन वो सफल होगा। पहले वो बहुत डांटते थे क्योंकि हमारे घर में सब IAS IPS ज़्यादा थे, पॉलिटिशियन थे, तो बोलते थे कि बिजनेस करे, पार्टी IAS IPS की तैयारी करे, क्या ये नचनिया गवनिया के चक्कर में लगा हुआ नहीं है। नजर आता होगा हमारे घर खानदान में कोई था नहीं, पहले बहुत बिगड़ते थे। और शुरू के दिन बहुत कठिनाइयों से गुजरा बॉम्बे में। पूजा जी, मैं क्या बताऊँ, 11-12 फिल्में हमने किया काम, वो रिलीज नहीं हुई जी। साल दर साल निकल गया। समझिए कि वो करीब करीब मेरा 6-7 साल कहाँ गया पता ही नहीं चलता था जी। तो फिल्म जब बना रहे थे तो वो जाने से बहुत दुख हुआ, और फिर हम यूनिट छोड़ के आए और माता जी ने कहा कि सब लोग बाल कटाएगा लेकिन ये नहीं कटाएगा, ये अपने काम को अंजाम देगा। ये माँ का बहुत बड़ा
डिसीजन था। जी जो होश में नहीं थी 3 दिन तक, उनका ये डिसीजन था। और कई लोग बैठे थे, सब लोग चुप हो गए, बोले कि जाएगा अपना काम करेगा। और वहाँ से मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत किया कि जी मुझे किसी भी हाल में, किसी भी क्षण इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। क्या बात है। और ये पिक्चर बहुत सक्सेसफुल भी रही, कहीं ना हाँ। कहीं भोजपुरी को एक नया आयाम मिला, हाँ, भोजपुरी वो सिनेमा दौर को। भोजपुरी जी खत्म हो गया था। जी भोजपुरी की तीसरे दौर की पहली फिल्म है, 2001 में आई थी। जी वो दौर खत्म हो गया था, फिर से आई। फिर 2002 में एल्बम आया गवनवा ले जा राजा जी, जी जी जो तहलका मचा दिया, जी जो भोजपुरी को एक नई दिशा की ओर ले गया बिल्कुल। कि इसके वीडियो कैसे हो सकते हैं, इसके कॉस्ट्यूम क्या हो सकते हैं। जी आपने कहा कि उस वक्त आप एक फिल्म बना रहे थे, हालांकि ये भोजपुरी मूवीज़ के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट रहा, लेकिन अगर आपके बारे में जानना चाहूँ कि उसके बाद और ऐसे कौन से वक्त आए या फिर कौन सा ऐसा एल्बम आया जिसके द्वारा आपको लगा कि नहीं, ये अब मेरे जीवन को एक अलग ही आयाम देने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो सब लोग जानते हैं, गवनवा ले जा राजा जी एल्बम जब आया, जी तो जब टी सीरीज़ का ये काम आया, हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, टीम वर्क था। टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग शूटिंग करते हैं, बिहान बना रहे हैं, तो इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर, एंकर, सबका एक टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन होना। आपस में तालमेल नहीं रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, बेहतर सफल। काम नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। तो हम लोग बना रहे थे, विनय बिहारी, कल्पना, आनंद मोहन, राजेश गुप्ता, सब लोग मिलकर उसको संगीत दिया, किसी ने लिखा, डायरेक्ट हमने किया। तो वो टीम वर्क की सफलता है। और गवनवा ले जा रहा से माई दुलार तो मुझे ये बताया कि तुम ये काम में सफल हो सकते हो। जी लोगों में, ये दोस्तों में, फाइनेंसरों में और मार्केट में ये हुआ कि ये बना सकता है, जी और एक कॉन्फिडेंस आया। लेकिन सफलता जो यहाँ मिली, लेकिन नाम जो हुआ वो गवनवा ले जा रहा से हुआ। जी उसके बाद आया छठ का गीत, तो फिर पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। और करीब करीब समझिए कि 15,000 के ऊपर गाने हमने वीडियो हमने डायरेक्ट किया है जी और प्रोड्यूस भी किया। जी बिल्कुल, डायरेक्ट किया आपने, प्रोड्यूस किया, एक्ट भी किया है एक्ट बहुत भी सारे किया। वीडियोस में। जी हमने क्योंकि देखा है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि एक्ट करते हो, मतलब कितनी कठिनाइयाँ आती है, खुद डायरेक्शन, खुद एक्टिंग करना है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई, मैं देखता रहता हूँ राज कपूर साहब को, वो एक्टिंग भी करते थे, स्क्रिप्ट भी लिखते थे, डायरेक्ट भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे। जी जी देव साहब को, मनोज कुमार को, तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। जी जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो मेरे पास है कि ये करना है मुझे। जी और वो कैमरामैन को बताना, फिर आके फिर एक्टिंग करना, ये करना, वो चलता। कभी ऐसी कठिनाइयाँ नहीं आई कि एक्टिंग और कैमरा का प्लेसिंग गलत हो गया हो। और हम ज़्यादातर नहीं देख पाते हैं। कई कैमरामैन बोलते हैं कि भाई मॉनिटर एक बार देख लीजिए, तो बहुत जिद करते हैं तो एक बार देखते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस रहता है और आई लेवल का ये रहता है कि भाई कैमरा ऊपर है या नीचे है, एक बार में हम देख के बता देंगे आपको। क्या बात है। ये तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आता है। और आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने बात कही, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हर कार्य क्षेत्र में बेहद ज़रूरी होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने भी शुरुआत की कहीं ना कहीं से, वो वक्त, उस वक्त भी आपके भीतर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर रहा होगा, मगर फिर भी चीज़ें बहुत बार चैलेंजिंग हो जाती हैं, चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। चैलेंजिंग तो पूरे लाइफ में रहा। जी जैसे कि जब हम शुरू किए तो ना बिहार के अंदर कैमरा था, ना लाइट था, ना साउंड था, ना मेकअप था, कुछ भी नहीं था, एकदम रॉ। एकदम रॉ। एक दो कंपनी थी जो इसके पास एक दो कैमरा था, तो उसका खुद का प्रोडक्शन था, तो बहुत मुश्किल से मिलता था। और प्रकाश जी के पास 2-4 लाइट थे, प्रकाश झा के यहाँ, तो वो भी बहुत भारी भारी लाइट और बहुत कॉस्टली। तो सारा कुछ लेके मुझे आना पड़ता था, या तो बॉम्बे से या तो दिल्ली से लेके आके यहाँ काम करते थे। बहुत कॉस्टिंग पड़ती थी, कंपनी देती नहीं थी।
कोई भी कंपनी कहती थी कि नहीं ये ट्रैवलिंग का हम नहीं देंगे, तो समझिए कि हम अपने पेमेंट से, जो मुझे पेमेंट मिलता था डायरेक्शन का, उससे हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते थे, क्योंकि बिहार के कलाकारों को काम मिले, यहाँ के कलाकारों को हम जो पेमेंट करेंगे दिल्ली में, हम जो पेमेंट करेंगे बॉम्बे में, तो वहाँ के लोगों को मिलेगा, तो हम क्यों नहीं यहाँ के लोगों को दें। बिल्कुल। और यहाँ नेचुरल गंगा का किनारा, सरसों का खेत, हाजीपुर का वो केलों का बागान, बिल्कुल। तो ये जो लोकेशन है हमारे फ्लेवर देगा, जो अपने गाने को एक बूस्टअप देगा जी जी। कि ये अपने यहाँ का है। ये चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो इस चीज़ पर हमने ध्यान दिया कि ये भाई यहाँ करना है। प्रकाश झा के साथ आपने जब कार्य किया, क्योंकि होता है कई बार ऐसा कि जब हम किन्हीं बेहतर उम्दा निर्देशक के साथ काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपके जीवन में वो पल कैसा रहा, किस तरीके से वो पिक्चर आपने बनाई, कौन सी फिल्म थी वो? फिल्म तो माई के दुलार थी, लेकिन जी, वो जी। फिल्म प्रकाश जी के साथ हमने दामुल किया था। जी जी जी। जब हम बॉम्बे गए थे उस वक्त हिंदी फिल्मों के लिए, उस वक्त भोजपुरी फिल्में बनती नहीं थी 80 के दशक में उतने, तो हिंदी फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो न्यू फिल्म्स की मनमोहन सेट्टी जो एडलब के मालिक थे, वो फिल्म बना रहे थे अर्धसत, और हम लोग अर्धसत के लिए गए थे, कास्टिंग हो रही थी, गोविंद निहलानी जी डायरेक्टर थे, और वहीं पर प्रभात जी जो प्रकाश जी के भाई थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि भैया हमारे फिल्म बना रहे हैं दामोले से, तो उस वक्त प्रकाश जी को कोई जानता भी नहीं था, और ये न्यू फिल्म्स में एडलब में निगेटिव कटिंग किया करते थे। तो मेरी मुलाकात पृथ्वी थिएटर पर हुई थी इनसे, तो ऑलरेडी हम अर्धसत के लिए कास्टिंग हो चुके थे, जिसमें ओमपुरी वगैरह सब लोग कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पर न्यू फिल्म गोविंद जी बोले कि अरे तुम्हारे यहाँ के प्रकाश जी हैं तो उनकी फिल्म करो। तो हम बोले कि भाई हमको अर्धसत करना है आपके साथ, तो नहीं हमारी फिल्म लेट हो गई है। तो उनकी फिल्म अवार्ड के लिए बर्लिन की कहाँ जाने वाली है, तो ये फिल्म तुम कर लो, फिर आके हमारे यहाँ तो कास्टिंग में हो, यहाँ करना। यहाँ आ गए, घर का भी होम सिकनेस की चलो भाई पटना में भी रह लेंगे, देख लेंगे। तो मोतिहारी के पास छपवा में शूटिंग हुई थी, तो मैं प्रकाश जी के साथ जुट गया, और प्रोडक्शन में भी था और एक्टिंग में भी। तो मैंने देखा, वहीं सीखा मैंने कि टीम वर्क क्या होता है, पेपर वर्क क्या होता है, कैसे फिल्म को मैनेज करते हैं लोग, कैसे बनाते हैं कम पैसे में जी, कम पैसे में खर्च में, कैसे हम लोग स्कूल में रहते थे, कैसे वो झील के किनारे शूटिंग होती थी। तो बहुत चीज़ों को हमने सीखा उसमें। फिर हम बनाए माई के दुलार, तो वो भी हमने कोशिश की कि उस तरह से एक टीम वर्क लेके चले। मैं ऑलवेज कहता हूँ आज के लोगों को भी कि टीम वर्क पर ध्यान दीजिए जी। टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सफल होने के लिए अकेले की चीज़ नहीं है। कोई गाता है, कोई लिखता है, कोई कैमरा करता है, कोई एडिटिंग करता है, सारे का मिलन एक प्लेटफॉर्म पर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा पूजा जी कुछ भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और टाइम का, टाइम मैनेजमेंट, वर्ड के पक्के होने चाहिए। आपने दिया कि 7:30 तो 7:30 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। जी एकदम ज़रूर, ये कोशिश कीजिए, अन्यथा ना बोल दीजिए प्रोड्यूसर को। जी बहुत बड़ी बात, समय का जो मूल्य है ना उसको जानना बेहद ज़रूरी जो है। आज के प्रोडक्शन हाउस में नहीं है, नहीं दिख पाता, लेट आते हैं। जी जी, लेट काम होता है, टेक्नीशियन भी लेट आते हैं, तो बहुत तकलीफ है, जी कॉस्टिंग भाग जाती है। जी बिल्कुल। ये टेक्निकल चीज़ें आपने बोली हैं, और ये अगर मैं फिल्म की बात छोड़कर दूसरे भी क्षेत्र की बात करूँ ना, तो अगर समय को आप सही से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुसीबत तो वहाँ होती ही है, काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। आपने बात कही कि बहुत चैलेंजिंग रहता है ये सब कुछ, और आज के वक्त में भी है, लेकिन आपके जैसे ही बहुत से युवा हैं जो अभी चाहते हैं कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री में आए या फिर गीत संगीत की जगत में अपना एक मुकाम हासिल करें। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक का भी जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है, उनको ये नहीं समझ आता कि किस तरीके से इसमें भी स्कोप है उनके लिए।
उनका फ्यूचर इससे भी बन सकता है। जैसे कि आपका भी भविष्य इतना उज्जवल हुआ, तो आप एक उदाहरण के रूप में हैं उन सभी युवाओं के लिए जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग जब गए थे तो छुप छुप के नाटक करते थे, छुप छुप के काम की फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में छुप के जी। बताते नहीं थे जब तक आता नहीं था। लेकिन आज हर स्कूल कॉलेज में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है, जी। बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। और दूरदर्शन पर भी या अदर चैनल पर भी कई कार्यक्रम ऐसे आते हैं, गीत संगीत के, डांस के, एक्टिंग के, जो नए लोगों को चांस देते हैं। अब रही बात, आपने कहा कि कैसे करेंगे, क्या है, तो मैं बताता हूँ कि आप सिर्फ गायक बनने के लिए, गायक सोच लिया आपने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि पहले गुरुजी को पकड़िए, एक हारमोनियम लीजिए, सीखिए। वो सीखना नहीं चाहते हैं आज के जो गायक हैं। मैं बिहार के सभी दर्शकों को और जो गायक कलाकार सुन रहे हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ कि आप कुछ सीखिए, सारेगामा सीखिए। नहीं सीखिएगा तो नहीं बन पाएगा। जी। आज का जो गायक है वो जाके रिकॉर्डिंग रूम में ऑटो ट्यूनर लगा देते हैं रिकॉर्डिस्ट, और सुर में डाल देते हैं। तो सुर, वो सुर नहीं है। जाते हैं माइक पे बोलते हैं सुर लगा दीजिए, तो वो सुर नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा। जी। जब तक आप नहीं सीखिएगा, गा तो लीजिएगा, कोई भी गाएगा, हम भी गाएंगे, हम गायक नहीं लेकिन हम भी गा देंगे, कई गाने गाए भी है। तो वो संगीत, मजाक में संगीतकार लोग बैठे हुए हैं रिकॉर्डिंग रूम में, तो गाना हो गया रिकॉर्ड। लेकिन सही में गायक बनने के लिए सुर ताल का ज्ञान होना सुर चाहिए। ताल का ज्ञान, और कहते एक्टर हैं बनना जी। है तो कुछ थिएटर कीजिए, जी। कुछ एक्टिंग कीजिए, कुछ पढ़िए किताबें, तभी कर पाइएगा, बिल्कुल। अन्यथा नहीं कर पाइए। बिहार की मैं बात करूं तो जो लोक संगीत है यहाँ की, ये बेहद वृहद है, और लोक संगीत के तो कई वीडियोस आपने बनाए हैं और लोक संगीत को बहुत बारीकी से आपने दिखाया है। हर भाषाओं की मैं बात कर रही हूँ, हर मौसम के गीत हैं, सावन क्या भादो क्या, हर संस्कार के गीत हैं, जन्म क्या मरण क्या, शादी ब्याह क्या। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सबसे पसंदीदा आपका लोकगीत कौन सा है, और अगर ये भी जानना चाहूँ कि कौन कौन से लोकगीत हैं जिन पर आपने काम किए हैं, तो क्या कुछ बताएंगे? देखिए, पसंदीदा तो सब है। जी। और एक चीज़ पूजा जी मैं बताना चाहूँगा बिहार के माध्यम से, कि बगैर लोकगीत का, बगैर संस्कार का, बगैर वहाँ के कल्चर का, किसी भी प्रदेश का उन्नति नहीं होती, किसी भी प्रदेश का पहचान नहीं होता। जी। लोक संगीत ही प्रदेश की पहचान है। लोकगीत, लोक संस्कार गीत, इससे किस राज्य का क्या है ये पहचान बनती है। हमें उस पर ध्यान देते रहना होगा। उसी पर मैंने कई आपने कहा कि क्या पसंद है, तो मैं उस पर एक लाइन आपको बताता हूँ कि मैं एक सीरियल बनाया था दूरदर्शन के लिए। जी। जी। कि विरासत, जी। विरासत भूल ना जाना, रंग बिरंगी यादों को फिर से सजाना। ये गाना मैंने लिखवाया था, विरासत भूल ना जाना, रंग बिरंगी यादों को फिर से सजाना। कि वो अपने लोकगीत को नहीं भूलना है। उस विरासत को लेके मैंने करीब 100 गांव में जाके शूटिंग किया मैंने। तो वो संगीत जो है मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो गांव का ढोलक, झाल, हुड़का, तंबूरा सब कुछ बजता रहता है, तो वो उसकी जो मिठास है वो आज के आधुनिक संगीत में नहीं है। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे कहूँ दीप जी कि आधुनिक संगीत की बात करें या किसी और संगीत की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं उसका जो जनक होता है वो लोक संगीत ही होता है। लोक संगीत एक ऐसा संगीत है जिसे सीख के गाने की ज़रूरत नहीं है, वो पारंपरिक है, वो संस्कारगत आती है हमारे भीतर। तो कैसे, किस तरीके से आपने इसे दर्शाया है दर्शकों को? आपने विरासत की भी चर्चा की और बहुत हिट रहा है ये, दूरदर्शन पर भी इसके सारे एपिसोड्स को हमारे दर्शकों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है। तो उसमें भी आपने दिखाया है कि क्या कुछ विरासत है हमारे प्रदेश की, क्या कुछ संस्कार हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितना वृहद है ये? बहुत, देखिए इसका कोई अंत नहीं है। मैं करीब 7-8 महीने यहाँ चलाया हूँ, अभी यूट्यूब पर है,
तो वो उसका अंत नहीं है, अभी भी मैं उसकी शूटिंग करता रहता हूँ। और मेरे ख्याल से जब तक हिम्मत रहेगी, जब तक मेरा मन करता रहेगा, हम पूरे टीम के साथ गाड़ी में निकल जाते हैं जी उस गांव की ओर कि मुझे कुछ मिल जाए। बिल्कुल। मैं संगीत को बहुत प्यार करता हूँ, उसको बिजनेस के रूप में नहीं देखता। मुझे लगता है कि इसको संभाल के रखना है, आने वाले जो जनरेशन है वो देखे कि हमारा जो बिहार का लोक संगीत है, लोकगीत है, संस्कार क्या है, उसको आने वाले दर्शक, आने वाले जनरेशन और देश विदेश में जो बैठे हैं हमारे पूर्वांचल के, बिहार के लोग, वो सब देखते रहे। जी, देश विदेश में तो कई बार आप पुरस्कृत भी हुए हैं और भोजपुरी भाषा को वहाँ भी बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। क्या कुछ एक्सपीरियंस हैं आपके, ज़रूर जानना चाहूँगी। अवार्ड तो बहुत सारे मिले, दिल्ली में, बॉम्बे में, सब जगह, लेकिन एक अवार्ड था ओमान मस्कट का, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और कतर का, उन लोगों को मैं जानता नहीं था और सामने से फ़ोन आया कि मैं आपको पुरस्कृत करना है। मैं बोला कि भाई मैं गायक नहीं हूँ, आप मुझे पुरस्कार देंगे तो बोलेंगे तो स्टेज पर गाना गाइए, तो हम गाना गा नहीं सकते। ऐसे गुनगुनाने के लिए बोलिएगा गुनगुना देंगे, लेकिन गा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने कितना काम किया, इसके लिए हम लोग पुरस्कार देना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे यहाँ आपकी CD DVD बहुत बिकती है। हमें बोला वाह क्या बात है, उस कंट्री में भी बिकती है, यही तो बड़ी उपलब्धि है। मैं गया था, बहुत बड़ी उपलब्धि। और वो पुरस्कार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल, वो पुरस्कार आपको याद रहेगा और आपकी फिल्में, आपके एल्बम्स हमें हमेशा याद रहते हैं, हम आनंदित होते हैं। पूजा जी पद्मश्री छोड़ के बाकी सारे अवार्ड क्या बात है, और ये भी उम्मीद करेंगे, मैं चाहता हूँ कि कब मिले। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं। कब हम ऑस्कर के लिए एक फिल्म बनाए भोजपुरी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी भाषा, अपनी माटी की खुशबू के साथ, और यही शुभकामनाएं भी होंगी कि आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर जीतें। लेकिन इसके साथ अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारी जो संस्कृति है, इसे संजोने का कार्य आपने किया, और अभी की जो युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि इसे संजोया जा सके, क्या कुछ कदम उन्हें उठाने चाहिए? एक तो मैंने पहले भी बताया कि सीखना चाहिए, और आज के गार्जियन का भी सपोर्ट है, पहले गार्जियन का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा कौन बने, करोड़पति में जाए या कहीं भी जाए, या दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम में शिरकत करे, तो वो तालियों की आवाज़ जो होती है, वो सफलता की जो आवाज़ होती है, वो सब सुनना चाहते हैं। बस एक ही भय है कि जिसको जो बनना है, कैमरामैन बनना है तो कैमरामैन का असिस्टेंट बनकर सीखो, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो म्यूजिक डायरेक्टर का असिस्टेंट बनकर सीखो, गायक बनना है तो सबसे पहले कोरस गाओ। जी जी जी, हर कोरस गाओगे तो हर सिंगर का स्केल अलग अलग होता है, सब में कोरस करोगे तो उतनी वैरायटीज सीखने को मिलेगी। जी, सीखना पहले क्या होता था हम लोग के ज़माने में, मतलब पहले 80 के दशक में, कि कैमरामैन ही एडिटर होता था, दिन में कैमरा किया, रात में एडिटिंग किया। जी जी जी, अब वो सेगमेंट नहीं है। नहीं बिल्कुल, पहले बहुत चैलेंजिंग था, हर चीज़ की पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है, और आपने बहुत ही चैलेंजिंग वे में इसको लिया और बहुत सफल हुए, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप पद्मश्री से भी ज़रूर सम्मानित हों, भोजपुरी का नाम यूं ही अग्रसर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आज बिहार बिहान कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे भोजपुरी के एक चमकते हुए सितारे श्री दीप श्रेष्ठ जी। इनसे हमने बहुत सारी बातचीत की, बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी इनसे प्राप्त की, और उनके जीवन के अनछुए छुए पहलुओं को भी जाना। अब वक्त हो चला है आपके प्यारे प्यारे ख़त हम तक पहुंचा देने का, तो चलिए उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए फटाफट से हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director DD के Patna @gmail.com।